और हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। तो इट इज वेरी सिंपल। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यहाँ पे 10 ml, तो 10 ml इसका किसके साथ कंबाइन कर रहा है, 8 ml, तो 8 ml हमने इसका ले रखा है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसकी हमें जरूरत है नहीं तो इसको हम मिटा देते हैं। ये तो मैंने आपको बताने के लिए इधर पे लिखा हुआ था। देखो आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हमने पढ़े हुए हैं, तो मुझे सबसे पहले तो आप ये बताओ, अपने मन में सोचो, HCl एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सारे NCERT क्वेश्चन सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री के, जो कि है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। अगर कोई भी हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को किसमें चेंज कर रहा है, ब्लू में चेंज कर दे रहा है, तो मैंने आपको बताया था वो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, ऑब्वियसली बेसिक होगा। तो अगर वो सोल्यूशन ही हमारे पास बेसिक है तो बेसिक के लिए हमेशा pH किससे ज्यादा रहता है, 7 से ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे क्लियरली डी आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1, 4 एंड 5 गिवन है, जो कि 7 से क्या है, लेस, विच मीन्स ये सब के सब क्या है, एसिडिक है। एंड इवन अगर हमें गिवन होगा pH इक्वल्स टू 7, तो उस केस में जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूट्रल। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपली हमने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग shells to give a gas that turns lime water milky। lime water milky से आप क्लियरली समझ गए होंगे कि कौन सी गैस होगी, यहाँ पे ऑब्वियसली CO2 ही होगी। The solution contains, अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, NaCl, HCl, LiCl एंड KCl। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स। तो एग शेल्स किसकी बनी होती है, वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 की। तो ऑब्वियसली अगर इसकी रिएक्शन हम एक एसिड के साथ कराएंगे तभी जाके क्या होगा, तभी जाके यहाँ पे CO2 गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो इसकी रिएक्शन ऑब्वियसली HCl के साथ होगी, क्योंकि बाकी हमारे पास एसिड्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे HCl के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, Ca2+ एंड Cl-, ये दोनों आयंस क्या करेंगे, आपस में एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो विच मीन्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, CaCl2। तो यहाँ पे लिख देते हैं CaCl2 प्लस यहाँ पे H+ एंड CO3 2-, यानी कि जो हमारे पास कार्बोनेट का आयन होता है वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2CO3। H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड, जो कि काफी ना वीक एसिड होता है। अगर ये वीक एसिड है तो ये किसमें चेंज हो जाता है, फर्दर ये चेंज हो जाता है H2O एंड CO2 में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, H2O एंड CO2। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगी रिएक्शन एंड यहाँ पे CO2 गैस जो इवॉल्व हो रही है वही क्या कर रही है, लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रही है। तो इसीलिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, BHCl यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। तो पहले तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, रिएक्शन लिख देती हूँ। NaOH किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl, एंड यहाँ पे क्या बनेगा हमें पता है, एक तो NaCl और दूसरा इधर पे बनता है H2O। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का ही कोएफिशिएंट क्या है, 1-1 है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है हमारे पास, बैलेंस्ड है। विच मीन्स इसका भी 1 वॉल्यूम और इसका भी 1 वॉल्यूम ही आपस में क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है और हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। तो इट इज वेरी सिंपल। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यहाँ पे 10 ml, तो 10 ml इसका किसके साथ कंबाइन कर रहा है, 8 ml, तो 8 ml हमने इसका ले रखा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देन क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सोल्यूशन, तो इसका अब हम क्या ले रहे हैं, 20 ml ले रहे हैं, तो हमें कितना अमाउंट ऑफ HCl की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसका आपने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 ml आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है 4, 8, 12 एंड 16, विच मीन्स डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग types of medicines is used for treating indigestion।
जब भी इनडाइजेशन हो जाता है, पेट में हो जाती है गड़बड़, तो हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एक एंटासिड को। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम एंटासिड का ही यूज करते हैं? क्योंकि हमारे पेट में जब भी इनडाइजेशन होता है तो पेट में क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में HCl प्रोड्यूस हो जाता है, और HCl क्या होता है, एक हमारे पास एसिड होता है। तो एसिड अगर एक्सेस में प्रोड्यूस हो गया है तो इसको हम कहते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी को क्योर करने के लिए एंटासिड का ही तो यूज करना पड़ेगा, तो इसीलिए एंटासिड क्या हो जाता है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो चलो अब हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेती हूँ एंड यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में उसके बाद हम लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और ये क्या है, डाइल्यूट गिवन है, सो ब्रैकेट में हम नीचे से डाइल्यूट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज रिएक्टिंग विद जिंक। अब देखो मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, बिकॉज ये क्या है, एक एसिड है, एसिड हमेशा पानी में डिसॉल्व करना पड़ता है तभी जाके अपना एसिडिक कैरेक्टर वो दिखाता है। तो ये हमेशा ही क्या होता है, एक्वस फॉर्म में, और ये तो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, इनकी रिएक्शन हो रही है, क्या बनेगा यहाँ पे, ZnSO4 बनेगा, ये भी ऑब्वियसली एक्वस होगा, प्लस यहाँ पे H2 गैस इवॉल्व होगी, ये गैस है तो इसीलिए ब्रैकेट में हम G लिख देते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको स्टेट्स मेंशन करनी है, तो अगर आप यहाँ पे बिना स्टेट्स के भी लिखोगे ना तभी भी यहाँ पे चलेगा, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको जो फिजिकल स्टेट है वो मेंशन करनी ही है। अब हम यहाँ पे वर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो या तो आप आगे से भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिख दिया, फिर नीचे से भी आप लिख सकते हो इस तरीके से डाइल्यूट। फिर यहाँ पे प्लस जिंक हो रहा है तो हमने जिंक लिख दिया, फिर ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है जिंक सल्फेट, तो यहाँ पे आ जाएगा जिंक सल्फेट, प्लस यहाँ पे कौन सी गैस फॉर्म हो रही है, हाइड्रोजन गैस, तो इधर पे हमने लिख दिया हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये हमारी बन चुकी है क्या, वर्ड इक्वेशन, और बैलेंस्ड वाली भी हमने यहाँ पे लिख दी है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या होता है, HCl होता है, और ये डाइल्यूट है तो ऐसे मैंने लिख दिया। अगेन ये क्या होगा, हमारे पास एक्वस होगा, रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन, तो अगर मैग्नीशियम रिबन है तो ये भी क्या होगा, हमारे पास सॉलिड ही होगा। इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे एक तो बनेगा MgCl2, ये हमारे पास क्या होगा, अगेन दिस विल बी इन एक्वस फॉर्म, और क्या बन जाएगा, H2 गैस यहाँ पे भी बनेगी, क्योंकि ये रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, एक हमारे पास मेटल है और दूसरा हमारे पास एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे H2 हमारे पास अगेन क्या है, गैस है, तो इधर पे हमने क्या लिख दिया है, G। अब कर लेते हैं बैलेंसिंग, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन हमें लिखनी है। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है एंड 2 हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 2। तो ये हो चुकी है हमारे पास पूरी बैलेंस्ड, बट अब हमको इसके वर्ड इक्वेशन भी लिखनी है, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम सबसे पहले लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड ये हमारे पास क्या है, दिस इज इन डाइल्यूट फॉर्म, तो मैं इधर पे क्या लिख देती हूँ, डाइल्यूट लिख देती हूँ। ठीक है, प्लस किसके साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम रिबन आप पूरा नहीं लिखोगे, सिर्फ मैग्नीशियम लिखोगे। इसी तरीके से हम एक वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, फिर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, तो इधर पे आप लिख दोगे मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये सब कुछ जो भी है ये कहाँ आएगा, ये एरो के राइट हैंड साइड पे आएगा। ठीक है, प्लस इधर पे क्या फॉर्म हो रही है, हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन हमने बिल्कुल सही तरीके से लिख दी है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम पाउडर, तो एल्यूमिनियम पाउडर है तो ये भी किस फॉर्म में होगा, ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में ही होगा। रिएक्शन किसके साथ हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, एंड दिस इज डाइल्यूट, एंड क्या होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा। इनकी रिएक्शन होगी, एल्यूमिनियम आयन होता है Al3+, और सल्फेट क्या होता है, SO4 2-, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Al2SO4 3, तो वो हम इधर पे लिख देते हैं Al2SO4 3, एंड यहाँ पे
H2 गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, तो इधर पे हम लिख देते हैं H2। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसकी हमें जरूरत है नहीं तो इसको हम मिटा देते हैं, ये तो मैंने आपको बताने के लिए इधर पे लिखा हुआ था। अब ये हमने इधर पे लिख दिया है, आप यहाँ पे भी एक्वस और गैसियस स्टेट मेंशन कर सकते हो। आगे क्वेश्चंस में आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस वहां पे मेंशन्ड हो कि आपको फिजिकल स्टेट्स बतानी ही है, अदरवाइज आप बिना इनके भी छोड़ सकते हो। जैसे आपको जरूरी नहीं है कि इधर पे आप ये लिखो या फिर इधर पे आप ये लिखो, ठीक है, समझ में आ गया। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से ये सब चीजें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब बैलेंस कर लेते हैं, 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, SO4 3 है तो इधर पे भी 3 आ जाएगा, एंड हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं 6, तो यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर ली, इसकी बैलेंसिंग कर ली है। फिर हमें वर्ड इक्वेशंस भी लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, तो इधर पे मैंने लिख दिया है सल्फ्यूरिक एसिड विच इज डाइल्यूट। देन इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ हो रही है, तो इधर पे हम लिख देंगे एल्यूमिनियम, एंड दिस इज फॉर्मिंग व्हाट, एल्यूमिनियम सल्फेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। प्लस यहाँ पे कौन सी गैस फॉर्म हो रही है, हाइड्रोजन, तो इधर पे हम क्या लिख देंगे, इधर पे इजीली हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल से है, जो यहाँ पे लिखा है वही मैंने इधर पे भी लिखा है, और उसी को बस हमने फॉर्मूलाज के फॉर्म में यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग्स। अगेन दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। Fe हमारे पास है, इसकी रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, इन दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बस हम कर देंगे इसको बैलेंस। तो ये तो हमने इजीली इधर पे लिख दिया है, नीचे भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे आयरन हमने पहले लिखा हुआ है, तो आयरन प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे बस आपको वही चीज वापस से लिखनी है विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड ये हमारे पास अगेन क्या है, डाइल्यूट, तो नीचे ब्रैकेट में मैंने डाइल्यूट लिख दिया है, और ये बना रहा है आयरन क्लोराइड। तो आयरन क्लोराइड यहाँ पे आप लिख दोगे, प्लस इधर पे कौन सी गैस फॉर्म हो रही है, प्लस इधर पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। तो ये इधर पे हमने मेंशन कर दिया है। और भी अगर बेटर तरीके से आयरन क्लोराइड को आप लिखना चाहो तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे फेरस क्लोराइड, बिकॉज आपको पता है Fe2+ जो आयन होता है वो कहलाता है फेरस, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा फेरस क्लोराइड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर अब कर लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स। ये हमें पता है क्योंकि H+ आयन को रिलीज ये नहीं कर पाते हैं एंड हेंस इनको हम एसिड भी नहीं कंसिडर करते हैं। डिस्क्राइब इन एक्टिविटी या फिर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव इट। तो एक्टिविटी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगी ताकि आप इसको इजीली समझ पाओ। हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे एक बीकर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं ताकि ऊपर और भी चीजें आएंगी तो वो भी एडजस्ट हो सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास बीकर है, इसमें हम एक कॉर्क लेते हैं। तो यहाँ पे कॉर्क में हम दो क्या करते हैं, आयरन नेल्स को यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई, आयरन नेल्स हो गई दो, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास कॉर्क है। आप मेंशन भी कर सकते हो सारी चीजें, वैसे आपको डायग्राम बुक्स में भी मिल जाएगा। देन यहाँ पे हमने आयरन नेल्स इंसर्ट करी हुई है। फिर हम क्या करते हैं ना, इसको कनेक्ट करा देते हैं किससे, इसको एक तो हम सबसे पहले बैटरी से कनेक्ट कराते हैं। 6 वोल्ट की जनरली हम क्या ले लेते हैं, एक बैटरी ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगे बल्ब, तो ये हमने इधर पे क्या अटैच कर दिया, बल्ब। एंड फर्दर आगे पे ही हम क्या अटैच कर देते हैं, एक स्विच हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। स्विच किसके लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, बल्ब, ताकि हम देख सके कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है या फिर नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो रहा है या फिर नहीं। एंड यहाँ पे 6 वोल्ट की जो बैटरी लगाई गई है वो तो आपको पता ही है, कनेक्शन बनाने के लिए, सो दैट यहाँ पे करंट फ्लो हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत ही सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। क्या फिल करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे ग्लूकोज फिल करोगे। तो आप देखोगे आपने यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होना चाहिए था,
ठीक है, बट करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा है, और करंट नहीं फ्लो कर रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको ऐसे पता चलेगा कि ये बल्ब ना ग्लो ही नहीं करेगा। अगर ये बल्ब ही नहीं जल रहा है तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो आपने ग्लूकोज डाला है C6H12O6, ये ग्लूकोज तो H प्लस आयन में रिलीज ही नहीं किया इसने, ठीक है, H प्लस आयन में चेंज ही नहीं हुआ ये। तो अगर इसने H प्लस आयन को रिलीज नहीं करा है तो यहाँ पे कोई आयंस ही नहीं प्रोड्यूस हुए। तो अगर यहाँ पे कोई भी आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे तो सिंपली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन तो हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि हमें पता है सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स ही क्या करते हैं, सिर्फ हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स है वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो हमें हेंस यहाँ पे पता चल गया इस एक्टिविटी के थ्रू कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है या फिर इवन अगर आप यहाँ पे अल्कोहल जैसे कि एथेनॉल ऐड कर दोगे उस कंडीशन में भी ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जबकि अगर आप क्या लोगे, HCl लोगे या फिर HNO3 लोगे या कोई भी एसिड आप ले लोगे, यानी कि यहाँ पे जैसे हमने ग्लूकोज डाला हुआ था ना तो उसको हटा दो, फिर आप क्या डालोगे, HCl डालोगे। जैसे ही आपने क्या करा, इधर पे HCl डाला तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होने लग जाएगा। ये बल्ब अब खुश हो चुका है तो ये ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ग्लो हो चुका है तो हमें पता चल गया कि कोई आयन तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, और कौन सा वो आयन है, वो है हमारे पास H प्लस का आयन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, भले ही मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट आपको कॉन्सेप्ट तो जरूर ही समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं अब हम हमारा अगला क्वेश्चन, Why does distilled water do not conduct electricity whereas rain water does? अब पानी तो भैया सब सेम ही होते हैं ना, ये पानी है ये भी पानी है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है जबकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हमें पता है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस करा, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करना है तो क्या होने चाहिए, आयंस होने चाहिए, यानी कि कोई ना कोई आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। H2O क्या होता है, हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसमें आयंस तो नहीं बन रहे हैं। अगर आयंस नहीं बन रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, जो कि हमारा डिस्टिल्ड वाटर का केस है, क्योंकि यहाँ पे और कोई आयंस प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर और कोई आयंस प्रेजेंट नहीं है तो हेंस ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो रेन वाटर में ऐसा क्या हो जाता है, रेन वाटर में ना देखो, आपने एसिड रेन का नाम सुना है, सुना ही होगा इस चैप्टर में अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ है तो एसिड रेन में भी तो कुछ इसी तरीके की चीजें होती है ना, कि रेन वाटर में एसिड बन जाता है, ठीक है। और वो कैसे बनता है वो आपको मैं बताती हूँ। एटमॉस्फेयर में क्या होती है, बहुत सारी CO2 गैस प्रेजेंट होती है, बहुत सारी तो नहीं है बट हाँ प्रेजेंट तो होती है, भले ही थोड़ा लिमिट में होती है। तो ये क्या करती है, ये इस रेन वाटर के साथ रिएक्ट करती है, H2O है जो कि, और बना देती है H2CO3। H2CO3 हमारे पास कौन सा एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो ये कार्बोनिक एसिड एसिड तो है ही ना, भले ही थोड़ा सा वीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा अपने आयंस में। और वो कौन से आयंस होते हैं, 2 H+ होंगे, और इधर पे क्या हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा अब हम इरेज कर लेते हैं क्योंकि इसका तो हो चुका है काम। तो यहाँ पे आगे की हम रिएक्शन लिखते हैं और यहाँ पे कार्बोनेट बनता है। तो इस तरीके की हमारे पास रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इधर पे आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्लियरली हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन तो ये करने ही वाला है। तो आंसर क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द आयंस एज H2O is a covalent compound. On the other hand, rain water conducts electricity because of the formation of carbonic acid as atmosphere contains carbon dioxide which reacts with water and forms carbonic acid। और भी अलग अलग तरीके के एसिड्स बनते हैं यहाँ पे। तो एसिड्स अगर बन रहे हैं तो उस रेन वाटर में वो एसिड है जरूर प्रेजेंट, तो वो रेन वाटर में अगर एसिड प्रेजेंट है तो वहां पे आयंस का प्रोडक्शन होगा, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? आयन आयन आयन, हर जगह क्या है, आयन ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, कोई भी एसिड आप ले लो, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, जो अभी हमने कार्बोनिक एसिड देखा, H2CO3 है, ये सब के सब हमारे पास क्या है, एसिड्स हैं।
और हमें पता है एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट कब करते हैं? अगर इनको हम पानी में डाल देंगे, यानी कि इनका एक्वस फॉर्म जब हम बनाएंगे तभी जाके ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और इसका सिंपल सा रीजन आयन में ही छुपा है। अगर ये आयन को प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी। तो ऑल द एसिड्स दे डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर आयंस आर नॉट फॉर्म्ड। इतना सा हमारे पास आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D ये हमें गिवन है एंड E व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly acidic and weakly alkaline? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया ना तो आई एम सीरियसली सेइंग कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कि स्कोर नहीं कर पाएगा। कितने बार हम बता चुके हैं कि अगर 7 आपके पास pH होगा तो वो सोल्यूशन हर केस में क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे आंसर आप सबसे पहले लिख दो। और 7 किसका pH है? 1, 2, 3, 4 यानी कि D का है, तो इधर पे D हमारे पास आंसर हो जाएगा। फिर क्या पूछा गया है? स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। हमें पता है pH स्केल की अगर हम बात करें, ये 7 होता है न्यूट्रल, ये 0 होता है सबसे ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। और 14 है तो सबसे ज्यादा क्या होगा? बेसिक। यानी कि जैसे जैसे pH बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो अगर आपसे स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन पूछा गया है तो वो 7 से ज्यादा होना चाहिए। 7 से ज्यादा, एक तो मुझे 9 दिख रहा है और एक 11। 9 इधर पे आएगा, 11 इधर पे आएगा। इधर को जैसे ही हम जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो विच मींस 11 वाला ज्यादा बेसिक होगा। तो 11 वाला हमारे पास इधर पे आंसर आ जाएगा, यानी कि होगा इधर पे सी हमारे पास आंसर। स्ट्रॉन्गली एसिडिक जो इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को ज्यादा होगा वो क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। तो इधर पे हमें एक तो 1 दिख रहा है, एक 4। 1 इधर पे आएगा, 4 कहीं इधर पे आ रहा होगा, तो विच मींस ये हमारे पास क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। तो 1 यानी कि बी वाला, तो यहाँ पे इधर पे हम मेंशन कर देते हैं। वीकली एसिडिक तो ऑब्वियसली 4 बचा, यानी कि ए बचा, तो इधर पे ये हमने मेंशन कर दिया। वीकली एल्कलाइन हमारे पास क्या बचा? कौन सा बचा था? 9 वाला बचा था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 जो कि है हमारे पास ई। तो इस तरीके से हमने बहुत ही सिंपल वे में इसको हमने आंसर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन क्या है? अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा किस में होगा? सबसे ज्यादा 1 pH वाले में होगा। फिर किस में होगा? 4 वाले में होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है तो जनरली हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो लीस्ट वाला है ना, जिसमें लीस्ट आयन कॉन्सेंट्रेशन है, वो लिखते हैं। तो लीस्ट किस में होगा? 11 में होगा। फिर क्या होगा? 9 में होगा। फिर किस में होगा? 7 में, फिर 4 में और फिर 1 में। मैक्सिमम हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। और पीएच को ही हमें क्या करना था? अरेंज करना था। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? अरेंज कर दिया है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। तो दो हमें क्या बनानी है? टेस्ट ट्यूब्स बनानी है, तो इधर पे बना लेते हैं। ठीक है, एक को नेम कर देते हैं ए और दूसरे को नेम कर देते हैं बी सिंपली। तो यहाँ पे हमने क्या ली है? मैग्नीशियम रिबन ली है दोनों में ही। ठीक है, चलो हमने ले ली है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए। इसमें और मैं क्या ऐड करूंगी? HCl ऐड करूंगी। इसमें हम और क्या ऐड कर रहे हैं वो देख लेते हैं। एसिटिक एसिड, तो CH3COOH। तो बी वाले में ये हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में ही हमने ऐड कर दिया। अमाउंट एंड कॉन्सेंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम, यानी कि इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है और इक्वल अमाउंट लिया है। कोई भी नाइंसाफी किसी के साथ हमने नहीं करी हुई है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विगरसली एंड व्हाई। अब ये फिजिंग क्यों होगी पहले तो हम वो देखते हैं भाई, बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि ये फिजिंग क्या है और ये फिजिंग क्यों हो रही है। मैग्नीशियम रिबन है हमारे पास, एक में रिएक्शन HCl के साथ हो रही है। क्या बन जाएगा? MgCl2 बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो इधर पे आ जाएगा 2 बैलेंस करने के लिए। फिर है हमारे पास मैग्नीशियम और ये रिएक्ट कर रहा है CH3COOH के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है।
यहाँ पे ना देखिए CH3COO माइनस आयन होता है और H प्लस, तो ये होता है Mg2+ के फॉर्म में, तो ये किसके साथ कंबाइन करेगा, इसके साथ, तो क्या बना देगा CH3COO ट्वाइस, और यहाँ पे आ जाएगा Mg प्लस यहाँ पे क्या बनेगा H2 गैस इधर पे बनेगी, तो इधर पे ये हो जाएगी इसकी पूरी बैलेंसिंग। ठीक है, तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा कि ये कंपाउंड यहाँ पे कैसे बन रहा है। तो ये हमने बना दिया। दोनों केस में एक चीज हमें कॉमन दिख रही है, वो कॉमन चीज क्या है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस के इवॉल्व होने की वजह से ही क्या आता है, यहाँ पे फिजिंग का साउंड आता है, पॉप साउंड आता है आप कह सकते हो। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, किसमें वो ज्यादा विगरसली आएगी और क्यों आएगी। देखो आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हमने पढ़े हुए हैं, तो मुझे सबसे पहले तो आप ये बताओ, अपने मन में सोचो, HCl एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या फिर ये एसिटिक एसिड। तो आपको पता है ना, हमने पढ़ा हुआ है कि HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हाइड्रोजन गैस इसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन गैस ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, विगरसली प्रोड्यूस हो रही है, तो फिजिंग भी किसमें विगरसली अकर करेगी, A टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि A टेस्ट ट्यूब में हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ही शक्तिशाली एसिड हमारे पास है, जो कि है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा फिजिंग साउंड अकर करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, फ्रेश मिल्क का pH होता है 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। ये तो वैसे हमने पढ़ा हुआ है, जो हमारे पास कर्ड होता है इसमें क्या होता है, इसमें होता है लैक्टिक एसिड। अगर एसिड है तो pH हमें पता है, pH क्या होता है, हर केस में रिड्यूस होता है, pH रिड्यूस करता है एंड H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, इसीलिए एक बेटर एसिड इस साइड को बनते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा गया है, पहले तो pH 6 है, अब वो अगर कर्ड में चेंज हो रहा है तो वहां पे होगा लैक्टिक एसिड। एसिड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो pH तो घटेगा ही, वही पूछा गया था। तो यहाँ पे जो pH है इट विल रिड्यूस, बिकॉज अब यहाँ पे कर्ड में वो चेंज हो रहा है और कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड, एंड अगर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो हर केस में जो pH है वो क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू आंसर एज वेल। अगेन आई थिंक उसी से रिलेटेड कुछ है, मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ बेकिंग सोडा क्या होता है, वो होता है NaHCO3, जो कि है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये ऐड कर रहा है किसमें, फ्रेश मिल्क में। Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? आपको पता है ये हमारे पास क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अगर ये बेसिक इन नेचर है तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये pH को 6 से क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, जो भी मिल्कमैन है वो क्या कर रहे हैं, वो pH को इंक्रीज करने का ट्राई कर रहे हैं। वो इसलिए इंक्रीज करने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि आपने जनरली नोटिस करा होगा, अगर हम क्या करते हैं, सुबह ही दूध ले आएंगे और शाम तक उसको हम बॉईल नहीं करेंगे तो उसमें से ना बहुत ही स्मेल आने लग जाती है और खट्टी खट्टी स्मेल आती है और टेस्ट भी बहुत ही खट्टा आता है। और वो जो सार टेस्ट आ रहा है ना, वो सार टेस्ट किसकी वजह से आ रहा है, ये भी आपको अभी तक तो पता चल ही गया है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही डिस्कस करा था, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से। और हमें पता है जो एसिड है वो तो सार ही होते हैं टेस्ट में, तो वहां पे क्या कर रहे हैं मिल्कमैन, उनमें बहुत ज्यादा दिमाग है, वो क्या कर रहे हैं, उसको एल्कलाइन बना दे रहे हैं सो दैट इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ऑब्वियसली अगर वो ज्यादा बेसिक है तो उसे एसिड में आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। सो टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड दैट लीड्स द मिल्क टू टर्न सार, he shifts the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline। तो I hope आपको समझ में आ गया होगा। फिर है why does this milk take a long time to set as curd? क्योंकि यहाँ पे इसका pH क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। अगर pH इंक्रीज हो चुका है तो अब ये बेसिक होगा। ठीक है,
यानी कि एल्कलाइन होगा नेचर में। अगर ये एल्कलाइन है सो इट विल ऑब्वियसली टेक मोर टाइम, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा उसको एक एसिड में चेंज होने में, ठीक है। और कर्ड में चेंज होने में ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि कर्ड में क्या होता है, यही लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। कर्ड में अगर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है तो कर्ड में चेंज करने में उसमें ऑब्वियसली ज्यादा टाइम हमको लगने वाला है, क्योंकि अब वो हो चुका है बेसिक। तो अगर उसको कर्ड में चेंज होना है तो उसे एसिड में चेंज होना है, जिसमें ऑब्वियसली टाइम लगना ही है, ठीक है। तो चलो अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर यानी कि जहां पे भी आसपास ना ही मॉइस्चर हो ना पानी के मॉलिक्यूल्स हो, तो वहां पे ना हमें इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि आपने एक रिएक्शन पढ़ी हुई है, अगर ये रिएक्ट कर देगा 1.5 मॉलिक्यूल पानी के साथ तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है जिप्सम में, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। तो यहाँ पे जिप्सम क्या होता है आपको पता है, काफी ना हार्ड मास होता है, ठीक है। अगर ये हार्ड मास है यानी कि काफी ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग बन गया है, अब तो उसका फायदा ही क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए था हमें, ये तो चला गया भैया जिप्सम में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर ये नहीं रहा, तो इसीलिए हमेशा मॉइस्चर प्रूफ इन्वायरमेंट में रखना पड़ता है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना पड़ता है, ताकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके जिप्सम ना बना दे, क्योंकि फिर वो अपने काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका भी यहाँ पे हमारे पास आंसर था। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन आपको पता है एक एसिड और एक बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर यानी कि H2O, उसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हमें दो एग्जांपल्स देने हैं। तो एक तो हमें पता है NaOH हम बेस ले लेते हैं प्लस HCl हम एसिड ले लेते हैं, ये बना देते हैं NaCl प्लस H2O। और हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं जैसे कि KOH भी हमारे पास बेस होता है, आप यहाँ पे H2SO4 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दोनों की रिएक्शन से K2SO4 बनेगा और यहाँ पे हमें पता है H2O पानी बनना चाहिए। तो बैलेंस कर लेते हैं, ये वाला तो हमारे पास पहले से ही बैलेंस्ड है, इसको हमें करना पड़ेगा बैलेंस। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं, यहाँ पे 6 नहीं है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी बैलेंसिंग। दो एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट है गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2O। इसमें बिकॉज सोडियम है तो एक तो इसका यूज होता है, आप लर्न कर सकते हो। सोडियम के जो भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं बोरैक्स, तो बोरैक्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है किसका, वॉशिंग सोडा का। और आपको पता है क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, डोमेस्टिक यूज में भी आता है ऑब्वियसली वॉशिंग सोडा, एंड इट इज ऑल्सो यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट यूज है इसका, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ये 3 मैंने आपको यूजेस बता दिए हैं, और भी आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, ज्यादा यूजेस की जरूरत नहीं है, बट स्टिल एक बार आप देख सकते हो सो दैट अगर वो यूज पूछ लिया जाए कि ये किसका यूज है तो आप बता सको, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास बेकिंग सोडा, जो कि क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो एक तो बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है किसमें, कुकिंग में किया जाता है। और कुकिंग में क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो आपको पता है CO2 गैस रिलीज होती है, जो कि खाने को स्पॉन्जी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो केक्स में हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर को बनाने में भी इसी का यूज किया जाता है, जहां पे इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, किसी भी एक माइल्ड एसिड के साथ कराई जाती है, जैसे कि टार्टरिक एसिड। उस केस में भी CO2 गैस वहां पे इवॉल्व जरूर होती है, ठीक है। और क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्यों यूज किया जाता है, अगेन बिकॉज ऑफ CO2। CO2 क्या होती है, एक्सटिंग्विशिंग गैस होती है, ये आपको पता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स में CO2 का यूज होता है, तो इसका यूज वहां पे भी करा जाता है। तो ये हो गए हमारे पास इसके यूजेस, और ये ही थे हमारे पास सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे हैं सारे ही समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, एंड डेफिनेटली ना इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लेना।